आजकल के सभी मॉडर्न घरों में आपने इस डिवाइस को लगे हुए देखा होगा। इस डिवाइस को हम एमसीबी बोलते हैं, यानी एमसीबी की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है। इस डिवाइस का मुख्य काम हमारे घरों में सप्लाई होने वाली पावर लाइंस को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कंडीशन से बचाना होता है। आखिर ये छोटा सा कमाल का डिवाइस इस काम को इतनी सटीकता के साथ कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस को समझते हैं 3D एनिमेशन की मदद से। यदि हम एमसीबी के ऊपर के कवर और रिबिट को हटा दें तो एमसीबी अंदर से कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ध्यान से समझना, एमसीबी के इस पार्ट को ऑपरेटिंग हैंडल बोला जाता है। इसी की मदद से हम एमसीबी को टर्न ऑन और ऑफ करते हैं। एमसीबी का यह पार्ट लैच मैकेनिज्म कहलाता है। लैच मैकेनिज्म मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट लैच स्प्रिंग कहलाता है और बीच वाला पार्ट लैच और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो लैच लॉकिंग हैंडल होता है। अब अगला पार्ट आता है बायोमेटेलिक स्ट्रिप। इसका काम मेनली ओवरलोडिंग से बचाना होता है, जिसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। बायोमेटेलिक स्ट्रिप थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। हम जानते हैं कि यदि मेटल को हीट किया जाए तो मेटल एक्सपेंड होते हैं। यदि हम 2 डिफरेंट मेटल को आपस में चिपकाकर एक स्ट्रिप बना लें तो इसे ही हम बायोमेटेलिक स्ट्रिप बोल देंगे। अब बायोमेटेलिक स्ट्रिप को यदि हम हीट करें तो क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं कि ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप 2 डिफरेंट मेटल से बनी हुई है। अब दोनों डिफरेंट मेटल डिफरेंट रेट से एक्सपेंड होंगे, तो डिफरेंट रेट के एक्सपेंड होने के कारण बायोमेटेलिक स्ट्रिप एक तरफ मुड़ेगी। और वो किस तरफ मुड़ेगी? जिस मेटल का एक्सपेंशन, जिस मेटल का थर्मल एक्सपेंशन कम होगा, बायोमेटेलिक स्ट्रिप उस तरफ मुड़ जाएगी। अब अगला पार्ट आता है कॉइल असेंबली। अब यदि शॉर्ट सर्किट से हमें बचना है तो एमसीबी का यह पार्ट इस काम को बखूबी करता है। यह शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। यह मुख्यतः 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला कॉपर कॉइल, दूसरा पाइप नुमा सिलेंडर जिसके अंदर होता है, और तीसरा पार्ट होता है स्ट्राइक पिन। अब अगला पार्ट आता है आर्क चैम्बर। इस पार्ट को आर्क चैम्बर बोला जाता है। यह 10 या उससे अधिक पैरेलल मेटल स्ट्रिप से मिलकर बना हो सकता है। आर्क चैम्बर का काम शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के दौरान एमसीबी ट्रिप होते टाइम मूविंग कॉन्टैक्ट और स्टेशनरी कॉन्टैक्ट के बीच बनने वाली आर्क को एलिमिनेट करना होता है। अब अगला पार्ट आता है आर्क रनर। आर्क रनर का काम आर्क को आर्क चैम्बर तक ले जाना होता है। आर्क चैम्बर के दोनों ओर लगी ये मेटल की स्ट्रिप ही आर्क रनर कहलाती है। ट्रिपिंग के टाइम पर बनने वाली आर्क इन्हीं स्ट्रिप के सहारे आर्क चैम्बर तक मूव करती है। अब हमारा अगला पार्ट आता है टनल कनेक्टर्स। टनल कनेक्टर्स वही होते हैं जहां पर हम एमसीबी के कनेक्शन करते हैं, यानी कि हम एमसीबी के इनपुट और आउटपुट को यहीं से देते हैं। आप समझते हैं कि एमसीबी कैसे टर्न ऑन होती है। जब हम ऑपरेटिंग हैंडल को पुश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्विचिंग होती है। जैसे ही ऑपरेटिंग हैंडल को पुश किया जाता है तो लेच के साथ मूविंग कॉन्टैक्ट स्टेशनरी कॉन्टैक्ट को टच करता है और इस तरह से एमसीबी ऑन हो जाती है और इसी के साथ पावर सप्लाई चालू हो जाती है। अब समझते हैं एमसीबी हमें ओवरलोड कंडीशन में कैसे प्रोटेक्ट करती है। मान लो हमने एमसीबी 10 एम्पियर की लगाई हुई है, तो मतलब हमारी एमसीबी 10 एम्पियर तक के लोड को ले सकती है। यदि मैं मेरे घर के सारे अप्लायंस उस एमसीबी के आउटपुट में एक साथ कनेक्ट कर दूं, जो कि उनका लोड 10 एम्पियर से अधिक हो जाए, ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा करंट फ्लो होगी और हमारी बायोमेटेलिक स्ट्रिप हीट हो जाएगी। जैसा कि हम जान चुके हैं कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप हीट होने पर कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी और ये अपने साथ लगे इस लीवर को पुल करेगी। ये लीवर पुल होते ही ये लेच लॉकिंग हैंडल को पुश करेगा और लेच को होल्ड करने वाली ये रेक्टेंगुलर रिंग को रिलीज कर देगा और लेच स्प्रिंग प्रेशर से कुछ इस तरह से मूव करेगी और मूविंग कॉन्टैक्ट स्टेशनरी कॉन्टैक्ट से अलग हो जाएगा और कुछ इस तरह से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और सप्लाई कट हो जाएगी। बट अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी सप्लाई पूरी तरह से कटी नहीं है। मूविंग कॉन्टैक्ट और स्टेशनरी कॉन्टैक्ट के अलग होते टाइम आर्क जनरेट होगी,
क्योंकि हाई करंट सिचुएशन में करंट बाय एयर भी फ्लो हो सकती है और इसी आर्क के कारण अभी भी हमारा सर्किट पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है। इसे ब्रेक करने के लिए इस आर्क को एलिमिनेट करना जरूरी होता है, तो यह काम आर्क चेंबर करता है। अब यह आर्क रनर के सहारे सहारे आगे मूव करती है और सीधे आर्क चेंबर में जाकर खत्म हो जाती है। यहाँ पर यह आर्क इन पैरेलल स्ट्रिप के कारण स्प्लिट हो जाती है और छोटे छोटे पार्ट में टूटकर आगे जाके खत्म हो जाती है और इस तरह से हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, यानी कि हमारी सप्लाई लाइन कंप्लीटली कट हो जाती है। अब अगली कंडीशन आती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। मान लो किसी वजह से हमारी सप्लाई लाइन का फेज न्यूट्रल के साथ भिड़ जाता है या कनेक्ट हो जाता है या किसी वजह से फॉल्ट हो जाता है, तो इसे ही हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। ऐसी सिचुएशन में हमारे सर्किट को बहुत कम समय में ही ब्रेक होना होता है। ध्यान से समझना, यहाँ पर टाइमिंग मैटर करता है। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें टाइम को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस सिचुएशन में करंट कुछ मिली सेकेंड्स में ही बहुत हाई हो चुकी है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है सर्किट ब्रेक कुछ मिली सेकेंड्स में ही हो जाए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैग्नेटिक ट्रिपिंग और ये काम करती है ये कॉइल असेंबली। चलिए अब यह कैसे काम करती है इसे समझते हैं। शॉर्ट सर्किट के टाइम पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और वो करंट इस कॉइल से फ्लो होगी, तो कॉइल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कॉइल के अंदर हाई करंट फ्लो होने के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो इस स्ट्राइक पिन को अट्रैक्ट करेगा। जैसा आप देख सकते हैं कि ये स्ट्राइक पिन लैच लॉकिंग हैंडल को स्ट्राइक करेगी और इस तरह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारी सप्लाई लाइन कट ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ भी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओवरलोड सिचुएशन में बाय मेटालिक स्ट्रिप की जगह मैग्नेटिक ट्रिपिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज ओवरलोड के टाइम पर करंट की वैल्यू कम होती है। करंट हाई तो होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो कोयल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके। कोयल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हाई करंट की ज़रूरत होती है जो इस स्ट्राइक पिन को अट्रैक्ट कर पाए, तो इसके लिए हमें हज़ारों एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक ट्रिपिंग का इस्तेमाल करें तो सर्किट ब्रेक होगा ही नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।